हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। तो इसके जो नोट्स हैं वो हार्ड कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है। जिसको नोट्स चाहिए होंगे वो डीएम मैसेज कर सकता है, उसको मिल जाएंगे। ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे कि एमरजेंस कैसे हुआ सोशियोलॉजी का इंडिया को लेके। ठीक है, हमने पहले पढ़ा है एमरजेंस, जो भी हमने पढ़ा है एज अ बेसिक जो हमारा स्टार्टिंग क्लास होता है फर्स्ट सेमेस्टर, तो तब वहाँ हमने पढ़ा है एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया में कैसे एमरजेंस हुआ सोशियोलॉजी का। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करें। द एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया हैज़ इट रूट्स इन 19th सेंचुरी व्हेन ब्रिटिश कॉलोनियल रूल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। अगर हम बात करें हमारे इंडियन सोसाइटी में एमरजेंस का, तो वो 19th सेंचुरी से हमारे इंडिया में आपको एमरजेंस देखने को मिलता है सोशियोलॉजी का। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट हमारा क्या बोलता है 19th सेंचुरी जो ब्रिटिश कॉलोनियल का जो रूल था उसका हमें इम्पैक्ट अपनी सोसाइटी में देखने को मिलता है। ठीक है, उसकी वजह से, उसके इम्पैक्ट की वजह से आपको कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर की जो स्टडी करते हुए देखने को मिलते हैं। जो हमारा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है उसका कोई रोल सिग्निफिकेंटली आपको इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से आपको एमरजेंस देखने को मिलता है सोसाइटी का हमारे इंडिया में। ठीक है, तो उसकी जो रूट्स हैं, जो उसकी जड़ें हैं, जहाँ से शुरुआत हुई है, तो वो 19th सेंचुरी से आप मान के चलो कि हमारे इंडिया में भी स्टार्ट हो गया था सोशियोलॉजी का एमरजेंस। ठीक है, सोशियोलॉजी एमर्जिंग एज अ सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन इन इंडियन यूनिवर्सिटी। अगर हम एक डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट की बात करें, स्पेशली जो हमारा सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट या एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करें हम, कि एकेडमिकली कैसे ये इस्टेब्लिश्ड हुआ या कब से स्टार्ट हुआ, प्रॉपर एक कॉलेजेस में, प्रॉपर यूनिवर्सिटी में कब से पढ़ाना स्टार्ट हुआ, तो यूनिवर्सिटी इन द फर्स्ट एंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी की बात करें तब से आपको, या एट द बिगनिंग इट वाज एसोसिएटेड विद एंथ्रोपोलॉजी। और स्टार्टिंग में ये एंथ्रोपोलॉजी से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये माना जाता है कि ये ट्विन सिस्टर्स हैं। सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इज द ट्विन सिस्टर्स। ठीक है, द बिगनिंग ऑफ स्टडी इन सोशियोलॉजी इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अगर हम सोशियोलॉजी की बिगनिंग की बात करें, इस्टेब्लिश्ड की बात नहीं कर रहा मैं, आपको एमरजेंस का प्रॉपर एक डेटा भी दे दूंगा, इसमें मैंने आगे बिल्कुल मेंशन किया है कि कब से स्टार्ट हुआ। बट अगर बिगनिंग की बात करें कि सोशियोलॉजी हमने पढ़ना कब से स्टार्ट किया, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कोई भी सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं था। ठीक है, वहाँ पे कोई डिपार्टमेंट नहीं था सोशियोलॉजी का, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेटर ऑन इन 1914 सोशल फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी वर इंट्रोड्यूस मैसूर यूनिवर्सिटी। ठीक है, 1914 में आपको कहाँ पे सुनने को मिलता है, मैसूर में भी, मैसूर की यूनिवर्सिटी में भी सोशियोलॉजी और सोशल फिलॉसफी का एमरजेंस होते हुए देखने को मिलता है, या वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था फिलॉसफी और सोशल फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी, सॉरी फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी। द फर्स्ट डिपार्टमेंट, अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं, सबसे पहले डिपार्टमेंट कहाँ पे बना सोशियोलॉजी का, कहाँ से स्टार्ट हुआ डिपार्टमेंटली, आपको सोशियोलॉजी कहाँ पे देखने को मिलता है, बम्बई यूनिवर्सिटी में इन 1919, फॉलोड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ 1920। वहाँ पे बम्बई यूनिवर्सिटी में 1919 को आपको डिपार्टमेंट होते देखने को मिलता है, कि वहाँ पे डिपार्टमेंट भी है सोशियोलॉजी का इस्टेब्लिश हो गया, प्रॉपर एक सब्जेक्ट, प्रॉपर एक डिपार्टमेंट मिला। उसी को फॉलो करते हुए आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में भी 1920s में, या 1920 से 21 के बीच में, क्या आपको वहाँ पे डिपार्टमेंट वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। सब्सिक्वेंटली अदर इंडियन यूनिवर्सिटी स्टार्टेड ओपनिंग सोशियोलॉजी एज अ पीजी प्रोग्राम आफ्टर इंडिपेंडेंस। और बाकी जो जगहें हैं उसके अलावा जो भी आपको आफ्टर डैट या लेटर, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलती है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये स्टार्ट हो गया पीजी प्रोग्राम, मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद सोशियोलॉजी का स्टडी करना। ठीक है, कुछ हिस्ट्री है इसके एमरजेंस की, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एमरजेंस। सोशियोलॉजी इन इंडिया एमर्ज ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड 1757 टू 1947, है ना। इस ड्यूरिंग इस ब्रिटिश पीरियड भी आपको क्या देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी एमरजेंस एमर्ज होते हुए देखने को मिलती है। इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी इंडियन स्कॉलर्स, अगर हम बात करें 19th या 20th सेंचुरी से पहले या 19th सेंचुरी की बात करें, तो कुछ इंडियन स्कॉलर्स थे जिसमें राधा कमल मुखर्जी, GS गुरे बिगेन टू अप्लाई सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी। इन्होंने ही स्टार्ट किया था एक प्रॉपर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को, कि कैसे हमें क्या करना है, अपनी अंडरस्टैंड करना है इंडियन सोसाइटी को। ठीक है,
सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है पर्सपेक्टिव्स तो ओपिनियन या नज़रिया, आपका तरीका, आप कैसे समाज को देखते हो, वो होता है पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। तो जिसको पर्सपेक्टिव्स का नॉलेज नहीं है तो वो मेरे कुछ लेक्चर्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है, जिसको पर्सपेक्टिव्स के बारे में नहीं पता। तो इन दो थिंकर्स के बात है 19th एंड 20th सेंचुरी में। कुछ और भी थिंकर्स थे जिसमें से राधा कमल मुखर्जी और जी.एस. गुरे ने स्टार्ट किया था सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करना इंडियन सोसाइटीज़ को। किसके पर्सपेक्टिव से, मतलब सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, समाज के जो भी हमारे सोशियोलॉजिकल थिंकिंग है, सोशली हम कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, क्या हमारे ओपिनियन है, लेकिन इंडियन सोसाइटी के कल्चर को समझने की कोशिश की थी। जी.एस. गुरे इन पर्टिकुलर इज़ ऑफन रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। ये आप सबको पता है कि जी.एस. गुरे को हम फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी बोलते हैं, या इंडियन ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, हमारे जी.एस. गुरे। द अर्ली पोनियर्स ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया वर मेनली सोशल रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। अगर हम पहले की बात करें, अर्ली पोनियर्स जो स्टार्टिंग जिन्होंने की है वो कौन है हमारे, वो मेनली कुछ सोशल रिफॉर्मर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है। जैसे आप सोशल रिफॉर्मर्स में आपको पता है बहुत से थिंकर्स आते हैं, ये कुछ वेस्टर्न थिंकर्स भी हैं, लाइक सर हेनरी समनर मैनी हैं, ठीक है, हर्बर्ट रेसले हैं। ये वो थिंकर्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके एमरजेंस, जो सोशियोलॉजी का एमरजेंस हुआ है वो इनकी वजह से हुआ है। और ये मैंने फेज़ वाइज लिखे हुए हैं, आपको इतना टेंशन लेने की बात नहीं, किसने क्या काम किया है, वो सारी चीज़ें मैंने फेज़ वाइज एमरजेंस बताया आपको कि कब किस फेज़ में कौन से थिंकर्स थे, ठीक है, और उन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या उन्होंने बुक लिखी है, क्या उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्ली इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडियन सोशियोलॉजी ना। सबसे पहले इंडियन सोशियोलॉजी में कैसे एमरजेंस हुआ। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चीज़ हमारे समाज में अगर आती है तो उसका कोई रोल नहीं है या वो ऐसे ही आ गई है, नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ उधर स्टार्टिंग हुआ होगा। बिफोर सोशियोलॉजी वाज फॉर्मली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, सर्वल इंटेलेक्चुअल एंड सोशल मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस्ड इट्स डेवलपमेंट। अगर हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें या सोशियोलॉजी की बात करें, अगर फॉर्मली जब तक नहीं वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था, मीन्स कि किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया नहीं जाता था या वो एज अ सब्जेक्ट नहीं था, उससे पहले कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे या कुछ सोशल मूवमेंट्स हुई है जो इन्फ्लुएंस करती है उसके डेवलपमेंट को। कुछ वजह है, कुछ सोशल मूवमेंट्स है, उसकी कुछ सोशल प्रॉब्लम्स उसने देखी, सोशल रिफॉर्म्स जिसने लाया, वो सारे कहीं ना कहीं क्या है, उनकी ही वजह से या वही इसको इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, सोशियोलॉजी को डेवलप करने में। सबसे पहले हम कॉलोनियल फेज़ की बात करें। कॉलोनियल फेज़ कौन सा फेज़ होगा, वो जिसमें ब्रिटिश शासन रहा है, ब्रिटिश रूल रहा है, ठीक है। हो सकता है मैं हिंदी में कुछ गलत भी बोल सकता हूँ या प्रोनाउंस कर सकता हूँ क्योंकि मेरा हिंदी उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो इसलिए। तो कॉलोनियल फेज़ की बात करें, सबसे पहले कौन सा फेज़ देखते हैं हम, कॉलोनियल फेज़ 1757 से लेकर 1947 तक। ये वो टाइम पीरियड था जब आपको ब्रिटिश स्कॉलर्स देखने को मिले। तो और हमारे इंडिया में आपको पता है ब्रिटिश रूल रहा है, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश स्कॉलर्स जो थे वो भी इंडियन के कल्चर को, इंडियन सोसाइटी को पढ़ रहे थे, लोगों को जान रहे थे, ठीक है। तभी तो उन्होंने इतना ज़्यादा इतनी देर तक हम पे राज किया, क्योंकि वो अच्छे से हमारी जियोग्राफिकली, हमारी सोशली, हमारे इकोनॉमिकली हमें बहुत अच्छे, पॉलिटिकली हर एक चीज़ से क्या किया उन्होंने, पहले हमें पहचाना है, जाना है, ताकि वो इतना लंबा कोई अगर आप पे राज कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। वो आपकी कमज़ोरी, आपकी ताकत, आपकी हर चीज़ वो समझता है, ठीक है। तो उसमें कुछ थिंकर्स थे, उस टाइम के थिंकर्स थे, ठीक है, जिसमें आपके रिस्ले, हर्बर्ट होप रिस्ले हैं जिन्होंने द पीपल ऑफ इंडिया बुक लिखी है, ठीक है। दूसरे जेम्स मिल हैं, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी है कि पूरी हिस्ट्री बताई है ब्रिटिश इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया जब अंग्रेज़ों का शासन रहा है, हम पे राज रहा है। एंड हेनरी मैनी है जिन्होंने एंशिएंट लॉ की बात की है, स्टडी किया इंडियन सोसाइटी को लेकर, ठीक है। इन्होंने क्या चीज़ पे फोकस किया, इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स इनके थिंकर्स, इनकी जैसी इनकी सोच थी, इन्होंने क्या करना चाहिए, क्या किया था, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी फॉर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने इंडियन सोसाइटी पे फोकस किया, समझा है इंडियन समाज क्या है, इंडियन सोसाइटी क्या है, ठीक है, फोकस किया उस पर, किसके लिए, फॉर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, ब्रिटिश शासन के लिए, ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने ये चीज़ें समझी हैं, ठीक है। उन्होंने तभी क्या किया था, इंडिया सोसाइटी को समझा था। उसके बाद स्टडी ऑन कास्ट पे इन्होंने काम किया है, ट्राइब पे काम किया और सोशल स्ट्रक्चर पे भी काम किया है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी के भी इन्होंने स्टार्ट किया है। ये सारी चीज़ें आपको इंडियन सोसाइटीज़ में इनके ही
वजह से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उन्होंने पहले कुछ फोकस किया कैसे समझना है, उन्होंने अपने हिसाब से इंडियन सोसाइटी पे क्या किया, फोकस किया उसको समझने का। किसके लिए? कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। मैंने बताया पहले ही कि ये वो थिंकर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलता है, आपको इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इतना राज रहने की वजह ये है कि हमारे कल्चर को, ये हमारे जियोग्राफिकली, हमारे सोशली, हमारे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हमें बहुत अच्छे से जानते थे, जिसकी वजह से इन्होंने इतने टाइम हम पे राज किया है। ठीक है, सेकंड है हमारा, और दूसरा फेज़ आता है जिसमें ओरिएंटलिस्ट एंड इंडोलॉजिकल अप्रोच आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट कौन से होते हैं? ओरिएंटलिस्ट ऐसे स्कॉलर्स हु स्टडी द हिस्ट्री या लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो भी एशिया में आता है, स्पेशली ईस्ट मीन्स जो एशिया में आता है, उनकी स्टडी करते थे। ठीक है, वो ओरिएंटलिस्ट थे। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट एंड दूसरा मैंने बताया इंडोलॉजिकल मीन्स इंडोलॉजिकल अप्रोच कौन सी होती है? इंडोलॉजिकल अप्रोच वो अप्रोच है जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जो फोकस करते हैं हमारे इंडियन या एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट पे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंडोलॉजिकल अप्रोच। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर्स जब आएंगे सेकंड यूनिट के, उसमें पहले ही यही है कि आपको इंडोलॉजिकल अप्रोच या इंडोलॉजिस्ट जी पढ़ना है कि क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे और डीप में स्टडी करेंगे और आप ज़्यादा समझ जाओगे उससे। ठीक है, तो उसमें कुछ थिंकर्स आते हैं, मैक्स मुलर एंड विलियम जोन्स, जिनका जो क्या करते थे, जो ये वो थिंकर्स थे जिन्होंने किस पे काम किया है, बोथ स्टडीज संस्कृत टेक्स्ट है ना, मैंने बोला एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट पे जो फोकस करते हैं उसको इंडोलॉजिकल अप्रोच बोलते हैं। तो इन्होंने किस पे काम किया? बोथ स्टडीड संस्कृत टेक्स्ट एंड एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन इन्फ्लुएंसिंग अर्ली सोशियोलॉजिकल थॉट्स, है ना। एग्जाम्पल भी है द एस्थेटिक सोसाइटी फाउंडेड 1784 प्रमोटेड द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। ये एस्थेटिक सोसाइटीज़ क्या होता है? एस्थेटिक सोसाइटीज़ वो होता है, वो वाले लोग होते हैं, वो वाली सोसाइटी है, वो वाला समाज है जिसमें क्या है, वो पर्सन जो अपनी लाइफ है बिल्कुल सिंपल और क्या है, कोई लग्जरी लाइफ नहीं जीते। ठीक है, सिंपल लाइफ रहते हैं, सिंपल लिविंग या डिसिप्लिन लाइफ जिसको आप बोलते हो, वो सोसाइटी, उसको हम एस्थेटिक सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने क्या किया है, मतलब इन्होंने पूरा एज ए टेक्स्ट पूरा यूज़ करके स्टडी किया है, संस्कृत टेक्स्ट, एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, इन सबको टेक्स्ट किया है। ठीक है, इनको ही पढ़ के इन्होंने अपनी चीज़ें जो भी थ्योरीज बताई हैं, जो भी बुक्स लिखी हैं, वो इसी चीज़ को लेके पढ़ी हैं। ये होते हैं ओरिएंटलिस्ट एंड इंडोलॉजिकल अप्रोच। नेक्स्ट है आपका कुछ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स भी हुई हैं। ठीक है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स मींस वो वाले मूवमेंट्स जिसमें आपके कहीं ना कहीं समाज में कुछ चेंजिंग की बात की है। रेवोल्यूशन एंड रिफॉर्म्स बोथ आर डिफरेंट, इन दोनों वर्ड्स को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। रिफॉर्म्स आता है जब आपके किसी भी पार्ट में, किसी भी सोसाइटी के किसी भी पार्ट में क्या हो, कोई एस्पेक्ट्स के अंदर अगर कोई दुविधा है उसको ठीक करते हैं तो उसको बोलते हैं रिफॉर्म लाना। ठीक है, लेकिन रेवोल्यूशंस होता है जब हम किसी पूरे सिस्टम्स को क्या कर देते हैं, उखाड़ के फेंक देने को हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये कंफ्यूज कर देता है। तो जिसमें आपके राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फूले, स्वामी विवेकानंद, ये वो थिंकर्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का, जो इंडियन सोसाइटी है उसको पार्टिकुलरली कास्ट को लेके, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना, जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्क है वो इन्होंने किया है। ठीक है, उन्होंने सोशली क्या किया है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स लाए थे, जैसे सती प्रथा जैसी चीज़ें ख़त्म की थी, है ना। ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलती हैं, तो वो रिफॉर्म्स हुए हैं हमारे समाज में। फिर आते हैं कुछ नेशनलिस्ट फेज़ भी आता है। एक टाइम आता है जब नेशनलिस्ट फेज़ आता है जो हमारा 1880 से 1947 की बात करता है, जिसमें आपके महात्मा गांधी जी आते हैं, हिंद स्वराज की बात करते हैं, BR अम्बेडकर आते हैं, जिन्होंने बहुत से सोशल इश्यूज़ को जो है कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया था। तो वो सारी चीज़ें आपको किस में देखने को मिलेंगे, कुछ इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हैं। ठीक है, जो नेशनलिस्ट हैं, जिसमें आपको इंडियन इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स टू कॉलोनियलिज्म बोथ एड्रेस सोशल इश्यूज़, है ना, तो सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं, एडवोकेटिंग करते हैं, सोशल रिफॉर्म्स हो, समाज में वो चेंजेस हो, नेशनल यूनिटी बनी रहे, है ना, इन्हीं चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं ये थिंकर्स आपकी बात करते हैं। ठीक है, both engaged with social structure, caste operations, economic disparity, contributing to indigenous sociological thoughts। इन सारी चीज़ों में आपको देखने को मिलते हैं ये वाले थिंकर्स, इन्होंने बहुत इस पे काम किया हुआ। इसके बाद आते हैं आपके कुछ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, है ना। एक इंस्टीट्यूशन कैसे आपका सेटअप हो गया सोशियोलॉजी को लेके, कैसे आपके इंस्टीट्यूशन में सोशियोलॉजी सेटअप हुई और क्या कहाँ से स्टार्ट हुई और कौन से वाले जो यूनिवर्सिटी है कौन सी जगह पे है और कब है। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट है आपके किसमें, एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में। ठीक है,
द डिसिप्लिन फॉर्मली डेवलप, अगर मैं फॉर्मली बता दूं आपको कि ये डिसिप्लिन या ये सब्जेक्ट, ठीक है, फॉर्मली डेवलप हुआ थ्रू यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन अर्ली 20th सेंचुरीज में, ठीक है, 20th सेंचुरी में आपको ये प्रॉपर एक फॉर्मली क्या होता है डेवलप होते हुए देखने को मिलता है। अब ये इस्टेब्लिशमेंट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट या सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट्स आप देखते हो तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई की बात करें 1990s में प्रॉपरली एक इस्टेब्लिश्ड हुआ था डिपार्टमेंट, फर्स्ट सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट भी इनको बोलते हैं इंडिया में, ठीक है, जिसको कहीं ना कहीं पैट्रिक गिड्स जो है वही लीड करते थे, ठीक है। फिर जो दूसरा डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, वो हुआ 1921 में, राधा कमल मुखर्जी प्लेड ए की रोल, ठीक है, इसके जो हेड थे जिन्होंने ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था एज अ सब्जेक्ट या एज अ डिसिप्लिन फॉर्मली डेवलप हुआ सोशियोलॉजी, तो वो क्या है, वो कहाँ पे हुआ, वो कब हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में 1921 में, जिनका की रोल था इन्वायरमेंटल और रूरल सोशियोलॉजी पे, ठीक है। फिर आगे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जो 1970s में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इंट्रोड्यूस किया था बाय स्कॉलर ने खाली, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था, इस्टेब्लिश जो है सबसे पहले वो बम्बई यूनिवर्सिटी में हुआ है, ये याद रखना, कंफ्यूज हो जाता है इंसान। यहाँ पे सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी इंट्रोड्यूस किया था कुछ स्कॉलर्स ने जिनका नाम BN सील है, ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपरली इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट इंडिया में कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है 1919 में यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई में, किसने, पैट्रिक गिड्स ने किया है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो MN श्रीनिवास जो है वो एक्सपेंड करते हैं सोशियोलॉजिकल रिसर्च को कास्ट और सोशल चेंज को लेके, ठीक है, और भी बहुत से डिपार्टमेंट और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सेटअप हुई, तो वो हम फिर उतना डीप उतना पढ़ने नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए यही चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ थिंकर्स थे, कुछ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे और उनका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है सोशियोलॉजी को लेके, ठीक है, उन कंट्रीब्यूशंस को हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले आपके थिंकर्स जो हैं वो GS गुरे देख रहे हैं, जिनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे सोशियोलॉजी को लेके रहा है और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा काम भी इन्होंने ही किया है, ठीक है। इनकी बुक है एक, ठीक है, ये बुक और बुक के साथ मैंने इसकी प्रॉपर एक ईयर मेंशन किया हुआ है, 1932 में लिखा हुआ है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पैदा कब हुए थे, 1893 में, और इनकी डेथ जो है 1983 में हुई थी, ठीक है। और इनका की वर्क क्या है, इनका एक बुक है जिसका नाम, बुक्स तो इनकी बहुत सारी हैं और बहुत सारा वर्क भी है इनका, ठीक है। इनको आप पढ़ोगे, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर्स आपके यूनिट 2 से स्टार्ट करूंगा तब आप इनको अच्छे से इनकी विद बुक्स में आपको इनके बारे में पढ़ाऊंगा। कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932 इनकी एक बुक है, ठीक है, इसमें इन्होंने काम किया है, अपनी इंडियन सोसाइटीज़ को लेकर स्टडी की है, ठीक है, कास्ट के बारे में बताया है, कास्ट क्या है और रेस क्या है हमारे इंडिया में, ठीक है। और इनकी बुक ये बहुत ही मशहूर बुक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, याद रख लेना। कंसिडर्ड द इंडोलॉजिकल अप्रोच, इन्होंने ही कंसीडर की थी कौन सी अप्रोच, इंडोलॉजिकल अप्रोच। मैंने बताया इंडोलॉजिकल अप्रोच रिलेटेड टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन रिलीजन एंड सोसाइटी एंड स्टडीड अप्रोच, इंडोलॉजिकल अप्रोच फोकस ऑन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, ठीक है, ये टेक्स्ट पे बेसिस होती है, जो भी हमारे इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट है, चाहे टेक्स्ट है या कुछ और भी चीज़ें हैं, हमारे महाभारत है, कुछ इपिक्स है ना, जैसे महाभारत, रामायण, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं अपने इंडियन कल्चर को, इंडियन सोसाइटीज़ को, उसको हम बोलते हैं इंडोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। यूजिंग टेक्सचुअल एंड एम्पेरिकल डाटा, ठीक है, इन्होंने ही यूज़ किया है। ही स्टडीड कास्ट एज अ डायनेमिक सोशल इंस्टीट्यूशन, नॉट जस्ट अ रिजिड सिस्टम, मतलब उन्होंने क्या बताया था, कास्ट क्या है, एक डायनेमिक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ना कि रिजिड सोशल सिस्टम है। रिजिड समझते हो, रिजिड मीन्स वेरी स्ट्रिक्ट या नॉट फ्लेक्सिबल, जिसको आप बोलते हो, ठीक है। ही आर्ग्यूड दैट कास्ट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम इंटीग्रेटिंग ट्राइबल एंड रीजनल एलिमेंट्स, है ना, ये इनका यही मानना था कि कास्ट क्या है, इवॉल्व हुई है ओवर टाइम से, और इंटीग्रेटिंग किससे जुड़ी हुई है, ट्राइबल जो भी हैं, ट्राइबल्स हैं हमारे, उनसे जुड़ी हुई है, और उनके रीजनल एलिमेंट्स से, ठीक है, याद रखना इम्पॉर्टेंट है ये इसलिए क्योंकि आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। राधा कमल मुखर्जी सेकंड थिंकर से आपके, ये कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनके टाइम से कहीं ना कहीं आप सोशियोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करते हो, अदरवाइज़ ऐसी बात नहीं है कि सोसाइटी का स्टडी या सोसाइटी थी ही नहीं उससे पहले, बट एक प्रॉपर या फॉर्मली आपको जो सोशल जस्टिस की बात आती है या सोशल रिफॉर्म्स की बात आती है तो वो यहीं से स्टार्ट होती है, इन्हीं थिंकर से स्टार्ट होती है। जो मैंने नाम लिए हैं, कुछ सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जैसे आपको सती प्रथा जैसी चीज़ें देखने को मिलती थी, वो भी हमारी सोसाइटी का ही एक पार्ट था, हमारे हिंदू रिलीजन्स में था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपको वो भी रिमूव होते हुए देखने को मिला ड्यू टू राजा राम मोहन राय, उसके लीडर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ सोशियोलॉजी में ही देखने को मिली, सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं उसमें, ठीक है।
वैसे ही राधा कमल मुखर्जी ने भी, मैंने आपको बताया, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ 1921 में वहाँ पे, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इनकी एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ 1955, और इनका बर्थ कब हुआ है 1889 में, और डेथ कब हुई है 1968 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किस पे ज़्यादा काम किया है, इन्होंने काम किया इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल सोशियोलॉजी पे, और स्टडी की है, स्टडी द इंटीग्रेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, ठीक है। ये इन्होंने किस पे काम किया, स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन, जो इनके बीच में इंटरेक्शन होती है, जो इनमें डीलिंग है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, कैसे हमारे समाज की डेवलपमेंट है, कैसे वहाँ पे चेंज आपको देखने को मिलती है, उस पर बात की है राधा कमल मुखर्जी ने, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट थिंकर है एम.एन. श्रीनिवास, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स है और इनके कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम.एन. श्रीनिवास के हम जो कंसेप्ट अभी मैं यहाँ पे ऐसे ही बताऊँगा, कहीं ना कहीं हम इसको डीप में रूरल सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे। एम.एन. श्रीनिवास की बात करूँ तो 1960 में ये पैदा हुए, 1999 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। इनका एक वर्क है, इनकी एक बुक है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोक्स ऑफ साउथ इंडिया, 1952 में इन्होंने ये बुक लिखी थी, ये वो काम किया था वहाँ पे, ठीक है, फील्ड वर्क किया था। इनका क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द, इन्होंने क्या किया था, एक कंसेप्ट डेवलप किया है जिसका नाम है संस्कृताइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय संस्कृताइजेशन? संस्कृताइजेशन मीन्स जब कोई भी, मैं आपको थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ, अदरवाइज़ ऐसे इंग्लिश में तो लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन हिंदी में थोड़ा बता देता हूँ, हिंदी नहीं इंग्लिश में बताता हूँ। जब भी जो लोअर कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट के पीपल्स हैं, वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं अपर कास्ट के जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी उनकी वैल्यूज़ हैं, उसको प्रॉपरली क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और अपना जो सोशल स्टेटस है उनका, उसको इम्प्रूव करते हैं। उस प्रोसेस को हम संस्कृताइजेशन बोलते हैं, ठीक। वो प्रॉपर, जैसे अपर कास्ट के लोग मतलब शराब नहीं पीना, मीट मच्छी नहीं खाना, ये वाले वो रिचुअल्स, ये वाले जो अपर कास्ट के रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। लोअर कास्ट के लोग उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम संस्कृताइजेशन बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। और इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया है, कंसेप्ट तो इन्होंने बहुत कुछ दिए हैं, बट जो अभी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक डोमिनेंट कास्ट थ्योरी दिया है। तो डोमिनेंट कास्ट ये किसको बताते हैं, डोमिनेंट कास्ट की इसको नहीं बताते जैसे कि आप सोचते होगे, अगर मैं आपको पूछूंगा डोमिनेंट कास्ट कौन सी है तो आप बोलोगे ब्राह्मण इज़ अ डोमिनेंट कास्ट। नहीं, इनके हिसाब से डोमिनेंट कास्ट वो है, कास्ट बिकम डोमिनेंट व्हेन इट हैज़ एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। जिस भी कास्ट के पास इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर है या न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा है, नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है, तो वही क्या है, डोमिनेंट कास्ट है उस पार्टिकुलर एरिया की। फोकस्ड ऑन फील्ड वर्क बेस्ड ऑन सोशियोलॉजी, मूविंग अवे द टेक्सचुअल स्टडी। ये ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं, फील्ड वर्क पे। लेकिन जो मैंने जीएस गुरे बोले थे उनका ज़्यादा किस पे, टेक्स्ट पे ज़्यादा काम है, ठीक है। उन्होंने टेक्स्ट के ही बेसिस पे अपनी बहुत से स्टडीज़ बताई है, बहुत सी थ्योरीज दी हैं, बट इनका फोकस किस पे था, फील्ड वर्क पे। फील्ड वर्क मीन्स फील्ड में जाके काम करना और वहाँ पे प्रॉपर एम्पेरिकल स्टडी, एम्पेरिकल डाटा ड्यू टू ऑब्जर्वेशन, ड्यू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना, उसके बेसिस पे चीज़ें बताना, मूविंग अवे फ्रॉम टेक्सचुअल स्टडीज़। इसके बाद आते हैं आपके ए.आर. देसाई, ये भी इंडियन थिंकर्स हैं, ठीक है। ये मार्क्सिस्ट हैं, ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं। अब जिसको ये नहीं पता कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव्स क्या है या मार्क्स कौन है, तो पहले आप थर्ड सेमेस्टर के कुछ लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं, वो देखो मार्क्स क्या है। स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, इनकी एक बुक है 1975 में लिखी थी, उसमें ये अपना एक कंट्रीब्यूशन है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी। इन्होंने इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, इंडियन सोसाइटी को समझाने के लिए अपना एक पर्सपेक्टिव, मतलब किस पर्सपेक्टिव से काम किया इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है। इन्होंने देखा है जो भेदभाव, जो ओप्रेस्ड एंड ओप्रेसिंग क्लासेस है उनके बारे में, कास्ट है या क्लास है उसके बारे में इन्होंने स्टडी की है। एनालाइज द रोल ऑफ स्टेट क्लास स्ट्रगल्स एंड एग्रीगेरियन मूवमेंट्स, ठीक है। इन्होंने इसी चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया, ज़्यादा काम इसी पे किया। फिर आते हैं आपके एक और थिंकर्स, इरावती कार्वे, जो 19, ये थोड़ा गलत हो गया, 1905 होगा ये, ठीक है, 1905 से 1953, तो इतने तक इनका 1970 है, सॉरी एक मिनट, ये है 1905 से लेके 1970 तक, ठीक है। तो ये तब तक इनका ये डेट ऑफ बर्थ है, 1905 में ये पैदा हुए, 1970s में इनकी डेथ हो गई। तो इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953, इंपॉर्टेंट है इन बुक्स के नाम, ये लाइटली नहीं लेना आप मेरी बातों को, ठीक है।
जब आप कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव दोगे तो आपको ये वहाँ पे सामने ही लिखने पड़ेंगे और सामने याद भी होने चाहिए। और कभी कभी ये भी आता है कि फ़र्स्ट फीमेल सोशियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया कौन है, तो इरावती कार्वे ही हैं, सबसे पहली फीमेल वही हैं सोशियोलॉजी में, ठीक है। स्टडीड किनशिप पे इन्होंने स्टडी की है, क्या होता है फैमिली स्ट्रक्चर, मैट्रिलिनियल सिस्टम्स, ये सारी चीज़ों पे इन्होंने क्या किया है, स्टडी किया है। कंबाइंड सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड, इन्होंने दोनों मेथड्स को, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के मेथड्स को, दोनों को कंबाइंडली क्या किया है, फॉलो किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़, एक और फेज़ आता है जिसको आप पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़ बोलते हो। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद का टाइम, ये वो है जो थोड़े न्यूली थिंकर्स हैं, जो आज़ादी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने सोशियोलॉजी को समझा या सोशियोलॉजी पे, सोसाइटी पे काम किया है, ठीक है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लाइक डीपी मुखर्जी, इनका एक वर्क है इंडियन कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इनका काम है। और भी बहुत से थिंकर्स हैं, बट मैंने यहाँ पे एक ही थिंकर मेंशन किया। ये फोकस करते हैं किस पे, विलेज स्टडी और सोशल चेंज पे। आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, है ना, जब इंडिपेंडेंस उनको मिल गई थी उसके बाद देयर वाज अ रिन्यूड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हमने फेस किए हैं न्यूली फॉर्म्ड नेशंस ने, है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उन सब भी चीज़ों पे क्या करते हैं, ये फोकस करते हैं। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी एस्टेब्लिश हुई थी 1951 में। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी कब इस्टेब्लिश हुई, तो 1951 में। ये प्रमोट करती है हमारी सोशियोलॉजिकल रिसर्च को, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड टीचिंग इन इंडिया, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू एडवांस सोशियोलॉजिकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, एडवांस करना जो हमारा सोशियोलॉजिकल नॉलेज है उसको, और साथ में उस चीज़ को समझना भी, ठीक है। और एक्टिविटीज़ कैसे हम इन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं या कैसे अचीव करते हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को, ड्यू टू कॉन्फ्रेंस करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस चलती है, वर्कशॉप्स होती है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मेजर थीम्स क्या हैं आपको इंडियन सोशियोलॉजी को लेके देखने को मिलते हैं, हम यहाँ पे क्या क्या स्टडी किए हैं या कौन कौन से थिंकर्स ने क्या क्या स्टडी किया है ना इंडियन सोशियोलॉजी को लेके। तो कास्ट एंड स्ट्रेटिफिकेशन स्टडी किया, जैसे गुरे ने इस पे काम किया है, श्रीनिवास ने, एंड्रे बेते एक थिंकर्स हैं उन्होंने किया है ना। इन्होंने फोकस किया है कि कैसे हाउ कास्ट शेप सोशल मोबिलिटी, है ना, या हाउ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, ये सारी चीज़ें इन्होंने इस पर क्या किया है, काम किया है। आपको दूसरा जो थीम देखने को मिलता है विलेज स्टडीज़ पे, है ना, विलेजेस पे स्टडी की हुई है। मेजर फील्ड वर्क स्टडीज 1950 से लेके 1960 बाई एम.एन. श्रीनिवास ने काम किया है। एस.सी. दुबे है, ये छोटा डी नहीं है, ये गलत है, ठीक है, छोटा डी नहीं है, एस.सी. दुबे एंड ऑस्कार लेविस थिंकर्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया। श्रीनिवास ने स्टडी किया रामपुरा विलेज में, हाईलाइटेड सोशल चेंज एंड मोबिलिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे ही आपको एज इट इज़ याद रखने हैं, इसमें कुछ नया नहीं करना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इन्होंने एक और एस्पेक्ट्स है हमारा, मेजर आइडियाज़ हमारी सोसाइटी को लेके समझना हो तो वहाँ पे आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन पे भी काम करना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आपको पता है, फैक्ट्रीज़ वगैरह का सेटअप होना, ये सारा सिस्टम जो है वो इंडस्ट्रियलाइज है ना, फैक्ट्रीज़ वगैरह का। तो अर्बनाइजेशन क्या है, अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, रूरल्स के लोग जो हैं वो अर्बन की तरफ मूव होते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जब मूवमेंट जो रूरल से अर्बन की तरफ हो उसको हम, उस प्रोसेस को अर्बनाइजेशन बोलते हैं। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेडिशन सोशल स्ट्रक्चर, ए.आर. देसाई वर्क फोकस ऑन इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस, ठीक है। ए.आर. देसाई थिंकर हैं जो किस पे फोकस करते हैं, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस पे। फिर आपके जेंडर एंड फैमिली स्टडी आती है जिसमें आप देखते हो इरावती कार्वे, लीला दुबे एक्सप्लोर करते हैं, किनशिप की बात करते हैं, जेंडर रोल्स की बात करते हैं, पैट्रियार्की की बात करते हैं। अब पैट्रियार्की क्या होता है, जब मेल अथॉरिटी हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जब हेड आपका जो है वो आपका मेल हो और उसी की सारी चलती है, उसके पास ही पावर होती है, उसको हम पैट्रियार्की बोलते हैं। और जो हमारे इंडियन सोसाइटीज़ में हर जगह आपको देखने को मिलती है, कुछ ही ट्राइब्स हैं कुछ जहाँ पे आपको मैट्रियार्की देखने को मिलती है, अदरवाइज़ पैट्रियार्की है समाज में। रिलीजन एंड सोसाइटी, आपको क्या है, एक और एस्पेक्ट है जिसको स्टडी किया है या मेजर थीम है हमारे इंडियन सोसाइटी का, वो है रिलीजन एंड सोसाइटी। हाउ रिलीजन आइडेंटिटी यार इंटरेक्ट विद सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जिसमें आप टी.एन. मदान देखते हो, वीना दास देखते हो, ये एनालिसिस करते हैं या एनालाइज करते हैं रिलीजियस और प्लूरलिज्म एंड कन्फ्लिक्ट को, है ना। डिफरेंट आपको रिलीजियस देखने को मिलते हैं हमारे इंडियन सोसाइटीज़ में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सी डाइवर्सिटी है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इस कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। कुछ कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट भी है, ठीक है, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट इन इंडियन सोशियोलॉजी, ठीक है, जिसमें आपकी बात करूँ मैं, पोस्ट कॉलोनियल एंड सबअल्टरन स्टडीज़ की बात होती है, ठीक है। पोस्ट कॉलोनियल कौन सा टाइम होता है, पोस्ट कॉलोनियल वो टाइम है जब आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब आपका ब्रिटिश जो शासन है उसको आप कहीं ना कहीं ख़त्म होते देखते हो, है ना, उसके बाद की बात है।
और सबल्टर्न स्टडीज़ भी हुई है हमारे इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस या पोस्ट कॉलोनियल टाइम के बाद। मींस पीपल जो भी बिलोंग करते, सबल्टर्न क्या होते हैं, सबल्टर्न क्या होता है, वो मतलब जो भी लोग हैं ना, किससे बिलोंग करते हैं, लोअर कास्ट या मार्जिनलाइज सेक्शंस, ठीक है। वो मार्जिनलाइज सेक्शंस मीन्स वंचित लोग, जो भी वंचित मीन्स जो मार्जिनलाइज सेक्शंस में आते हैं हमारी सोसाइटीज़ में, उनकी स्टडीज़ को उन लोगों को इम्पोर्टेंस देना सबल्टर्न स्टडीज़ है, ठीक है। तो इसमें जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने काम किया है उन पे, जैसे SC STs, वुमेन्स, ये OBC है ना, ये सारे आपके क्या हैं, सबल्टर्न्स लोग हैं, ठीक है, सबल्टर्न्स पीपल्स हैं ये, ठीक है। तो इन पे क्या किया है, इन पे उन्होंने काम किया है, ठीक है। समझ आ गया सबल्टर्न क्या है? किसी को डाउट होगा तो कमेंट उसमें मैसेज कर देना। सबल्टर्न मीन्स पीपल बिलोंगिंग टू लोअर और मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो उस पर किसने काम किया है? रंजीत गुहा, दीपेश चक्रवर्ती, है ना, ये क्रिटिक करते हैं यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव्स को। अब ये यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव क्या है? जब हम क्या करते हैं यूरोपियन पर्सपेक्टिव से, ठीक है, हर एक चीज़ को हम क्या करते हैं यूरोपियन पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम यूरोसेंट्रिक, ठीक है। यूरो को सेंट्रिक में रख के, यूरोप को सेंट्रिक में रख के हम हर चीज़ को क्या करते हैं, देखते हैं, या वर्ल्ड को उसी से हम जज करते हैं, उसी से समझते हैं, तो उसको बोलते हैं यूरोसेंट्रिक, है ना। सिंपली वी कैन से यूरोसेंट्रिक इज़ व्यूइंग द वर्ल्ड मेनली फ्रॉम द यूरोपियन पर्सपेक्टिव्स इज़ नोन एज यूरोसेंट्रिक, ठीक है। तो बहुत से थिंकर्स हैं जो क्रिटिक करते हैं इस चीज़ को, ठीक है, जिसमें आपको बता दिया मैंने, रंजीत गुहा, दीपेश चक्रवर्ती। एम्फेसाइज द रोल ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन शेपिंग हिस्ट्री एंड सोसाइटीज़, ठीक है। सेकंड है ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज। अब ग्लोबलाइजेशन और सोशल चेंज क्या है? इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ऑफ कास्ट, क्लास एंड जेंडर, ठीक है। क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ की स्टडी करते हैं हम कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट में, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन आप समझते हो अच्छे से, ठीक। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, कास्ट, क्लास एंड जेंडर एंड स्टडी ऑफ कंज्यूमर कल्चर, माइग्रेशंस एंड IT सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो आप सबको पता है। दलित एंड ट्राइबल स्टडीज़, है ना, इंस्पायर्ड होती है, आपको पता है BR अम्बेडकर का बहुत बड़ा वर्क है कास्ट ऑपरेशंस को लेके। स्कॉलर्स लाइक गोपाल गुरु, उन्होंने भी फोकस किया है कि दलित आइडेंटिटी एंड रेसिस्टेंस की बात की है उन्होंने, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात क्या हो, रेजिस्टेंस मीन्स के ओपोजिशन टू समथिंग है, समझ आ गया जी। इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी क्या है? इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी एक्समाइन करती है हमारे इकोलॉजिकल इश्यूज़ को, उसके इम्पैक्ट को, जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है, ठीक है। राधा कमल मुखर्जी ने इस पे ही फोकस किया है, उनका फाउंडेशन ये एरिया है, ये इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, या इकोलॉजिकल इश्यूज़ जो भी है। एट द एंड अब हम देखते हैं 2 मिनट का टाइम लगेगा, कंटेम्प्रेरी फेज, जो आपको 1917 के बाद प्रेजेंट तक आप देखते हो, ठीक है। जिसमें बहुत से थिंकर्स आपके देखने को मिलते हैं। एंड्रे बैथे, जिनका एक वर्क है कास्ट, क्लास एंड पावर को लेके 1965 में, ठीक है। दीपिनकर गुप्ता है, ठीक है, इंट्रोगेटिंग कास्ट की बात करते हैं ये 2000 में। और यही ओबेराय है, ओबेराय की क्या है, फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, 1993 में इनकी बुक है। तो ये सारे इस पर काम किया है इन्होंने। डाइवर्सिफिकेशंस आपको देखने को मिलती है रिसर्च में। डाइवर्सिफिकेशंस मीन्स अ प्रोसेस बिकमिंग मोर वेरिड, है ना कहीं आपको देखने को मिलता है। तो इंडियन सोशियोलॉजी बिगन टू एक्सप्लोर वेरियस एरिया ऑफ रिसर्च सच एज ए कास्ट एंड क्लास सिस्टम देखने को मिलता है। रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी, है ना, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलती है। फैमिली एंड किनशिप स्ट्रक्चर, जेंडर रिलेशन, रिलीजियस प्रैक्टिस एंड सोशल चेंज, ये सारी चीज़ें आपको कंटेम्प्रेरी फेज में ही देखने को मिलती हैं। कुछ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके मार्क्सिस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं, पोस्ट कॉलोनियल हैं पर्सपेक्टिव्स हैं, वो सारी चीज़ें। और इनका फोकस क्या है, जो भी सोशल इशूज़ हैं उन पर इनका फोकस है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैव कंसिस्टेंटली द प्रेसिंग सोशल इश्यूज लाइक पोवर्टी पे बात करते हैं, इनइक्वलिटी पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, कंट्रीब्यूटिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ सोशल पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एमरजेंस में ही देखने को मिलती है सोशियोलॉजी के। तो अब कंक्लूड कर देता हूँ अपना टॉपिक कि द एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इंटरप्ले ऑफ कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, इंटरेक्शंस विद वेस्टर्न स्कॉलर्स, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये किससे जुड़ा हुआ है, ये किससे एट्रीब्यूटेड है ना, या किससे बिलोंग करता है, बिलोंग टू समवन
इंटरप्ले या कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है ना, इसको कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो रूल था उसने भी इन्फ्लुएंस किया एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। विदाउट कॉलोनियल इन्फ्लुएंस हमारे समाज में इंडियन सोशियोलॉजी नहीं आता, क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखते हो, मैंने आपको रिस्ले की बात की, उन्होंने भी द पीपल ऑफ इंडिया एक बुक लिखी है, उन्होंने बताया है कि भले ही उन्होंने स्टडी की थी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए, उनका फोकस यही था अंडरस्टैंड करना सोसाइटी को फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश पीपल, बट फिर स्टार्ट उन्होंने ही किया है, उनसे ही जुड़ा हुआ है या उनसे ही एट्रीब्यूटेड है ना, उन्हीं से कहीं ना कहीं ये स्टार्ट हुआ है। इंटरप्ले कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, उसने इंटरेक्शन विद वेस्टर्न स्कॉलर्स, बहुत से वेस्टर्न स्कॉलर्स थे जिनमें मैंने आपको नाम भी बता दिए, और कुछ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई थी। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में मैंने राजा राम मोहन राय का नाम बता दिया, देखो आपने देखा है सती प्रथा जैसी चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी, एंड इस्टेब्लिश्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सोशियोलॉजी नॉट ओनली एनरिच आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल वर्ल्ड, खाली वो हमें ही खाली इसलिए सोशियोलॉजी नॉट ओनली एनरिच और अंडरस्टैंडिंग है ना, वो खाली हमें एनरिच नहीं करती किसको अंडरस्टैंड करने को ये अपना सोशल वर्ल्ड, बट आल्सो एम्पावर इंडिविजुअल्स, वो कहीं ना कहीं आपको एम्पावर भी करती है इंडिविजुअल्स को एंड कम्युनिटीज़ को टू एंगेज विद द एड्रेस ऑफ सोशल इशूज इफेक्टिवली, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग भी बनाती है सोशियोलॉजी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप खाली चीज़ों को समझते हो या खाली आपको समझ आना स्टार्ट होता है या खाली नॉलेज मिलता है, एनरिच होते हो सोसाइटी को समझने में, कहीं ना कहीं आप क्या होते हो स्ट्रांग भी होते हो साथ साथ में। ठीक है, तो ये इसी को इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर समझ आए तो लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब शेयर तो वो आप पे डिपेंड करता है, बट कम से कम लाइक करना, और अगर नेक्स्ट लेक्चर भी चाहिए होगा तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।